आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के ट्रू क्राइम इतिहास का एक ऐसा चैप्टर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा माफिया साम्राज्य जो लगभग 45 सालों तक खौफ का दूसरा नाम था। उसका अंत कोई बंद कमरे में नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन पर लाइव देखा गया। इस एक्सप्लेनर में हम शक्ति, राजनीति और अपराध की उन उलझी हुई कड़ियों को सुलझाएंगे जिन्हें समझना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस रात के मंजर को इमेजिन कीजिए। तारीख थी 15 अप्रैल, जगह प्रयागराज का कोलविन अस्पताल। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स, मीडिया के कैमरों की चमकती लाइट्स और लाइव ब्रॉडकास्ट बिल्कुल ऑन था। और फिर सिर्फ 10 सेकंड, महज 10 सेकंड के अंदर सब कुछ पलट गया। 18 राउंड गोलियां चली। 9 गोलियां अतीक अहमद को छलनी कर गई और 4 उसके भाई अशरफ को। सोचिए, एक ऐसा बाहुबली जिसके नाम से इन लोगों की रूह कांप जाती थी, उसे मिट्टी में मिलने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। लेकिन दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, इतनी सख्त सुरक्षा के बीच आखिर को इतने करीब पहुंचा कैसे? इन हमलावरों की प्लानिंग किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। 3 बेहद कम उम्र के युवा, उन्होंने भारी पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक शानदार चाल चली। उन्होंने पत्रकारों का रूप धारण किया, गले में फेक मीडिया आईडी कार्ड्स लटका लिए, हाथ में एनसीआर न्यूज के नाम का एक डमी माइक पकड़ा और एक खिलौने जैसा कैमरा कंधे पर रख लिया। लेकिन इनके हाथों में जो असली हथियार थे ना, वो कोई आम देसी कट्टे नहीं थे। ये बैंड टर्पिश जिगाना पिस्टल्स थीं। भारत में इनकी कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आसपास होती है और ये पूरी तरह से इल्लीगल हैं। भेस बदलकर अपने शिकार को मौत के घाट उतारने का ये तरीका किसी फिल्म के मास्टर प्लान जैसा लगता है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। 45 साल का ये आतंक आखिर शुरू कहां से हुआ? अतीक अहमद किसी बड़े या शक्तिशाली परिवार से नहीं आता था। एक गरीब तांगा चलाने वाले फिरोज का बेटा था वो। पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसने सबसे पहले इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कोयले और कबाड़ की चोरी शुरू की। वहीं से उसने अपना चकिया गैंग बनाया। और पता है, सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उस पर पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका था। एक छोटा सा चोर तेजी से खौफनाक गैंग लीडर बन रहा था। एक ऐसा लीडर जो 1989 में अपना पहला विधायक चुनाव जीतने की कगार पर था। अब यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये कि अतीक ने सिस्टम और पुलिस को ही अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया। 1980 के दशक में इलाहाबाद में शौक इलाही, जिसे लोग चंद बाबा के नाम से जानते थे, उसका बड़ा आतंक था। वो एक शातिर बॉम्ब मेकर था जिससे पुलिस भी खौफ खाती थी। शुरू में जब अतीक पर मर्डर केस लगा तो उसने चंद बाबा की यहीं पनाह ली थी। लेकिन जब अतीक को राजनीति का चस्का लगा और चंद बाबा ने उसे झिड़क दिया तो अतीक अलग हो गया। पुलिस ने क्या किया? चंद बाबा के आतंक को खत्म करने के लिए अतीक के गैंग का ही सहारा ले लिया। 1989 के चुनाव में दोनों आमने सामने खड़े थे। चुनाव के नतीजे आने से ठीक 2 दिन पहले रोशनबाग चौराहे पर गैंग वॉर हुई। चंद बाबा मारा गया और अतीक अहमद चुनाव जीतकर शहर का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद तो जैसे अतीक के कदम रुके ही नहीं। उसका राजनीतिक कद ऐसी तेजी से बढ़ा कि लोग देखते रह गए। 1 या 2 बार नहीं, पूरे 5 बार उसने विधानसभा चुनाव जीते, वो भी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से, जहां उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। शुरू में निर्दलीय लड़ा और फिर अलग अलग पार्टियों के टिकट पर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। 2004 आते आते अतीक को समाजवादी पार्टी ने फूलपोर से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो चुनाव जीतकर सीधे देश की संसद में जा बैठा, एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर। हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा और कड़वा विरोधाभास यहीं देखने को मिलता है। सोचिए, एक ही इंसान की 2 बिल्कुल अलग छवियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ वो शख्स दिल्ली में बैठकर देश के संविधान की रक्षा करने की शपथ ले रहा है, नए कानून बनाने वाली संसद का हिस्सा है, देश का एक मान्य संसद। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस पागलों की तरह उसकी तलाश कर रही है। संसद होते हुए भी पुलिस रिकॉर्ड्स में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। उस पर इनाम रखा गया था क्योंकि वो कई हत्याओं के मुकदमों में फरार चल रहा था। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये सच में एक बेहद हैरान करने वाली और शर्मनाक स्थिति थी। लेकिन कहते हैं ना, हर आतंक के अंत की एक शुरुआत जरूर होती है। जब अतीक एमपी बन गया तो उसने अपनी खाली हुई एमएलए सीट पर अपने भाई अशरफ को उतारा। लेकिन चुनाव में बीएसपी के राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। अतीक के ईगो पर यह एक बहुत बड़ा झटका था। इसका अंजाम क्या हुआ? 25 जनवरी 2005 को जब राजू पाल एक अस्पताल से लौट रहे थे तो करीब 25 हमलावरों ने दिन दहाड़े उनकी गाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी की। राजू पाल की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे रुला देने वाली बात यह थी कि राजू पाल की शादी को महज 9 दिन हुए थे।
उनकी पत्नी पूजा पाल ने उसी दिन ठान लिया कि वो इस आतंक के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और सच कहूं तो यहीं से अतीक अहमद के राजनीतिक पतन का बीज बो दिया गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि कानून के हाथ और जेल की मोटी सलाखें भी इस आतंक को काबू में नहीं कर पाईं। चाहे देवरिया जेल हो, बरेली जेल हो या फिर नैनी जेल, अतीक अहमद सलाखों के पीछे गया जरूर, लेकिन उसके खौफ की दुकान वैसे ही चलती रही। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जेल में आकर हर अपराधी बेबस हो जाता है, राइट? लेकिन अतीक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने जेल को ही अपना पर्सनल कंट्रोल रूम बना लिया था। वहीं से बैठकर पूरे यूपी में वसूली और दबंगाई का उसका नंगा नाच चल रहा था। इस बेखौफ सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण दिसंबर 2018 में दुनिया के सामने आया। लखनऊ से मोहित जायसवाल नाम के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन को किडनैप किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, किडनैप करके उसे किसी खुफिया गोदाम में नहीं, बल्कि सीधे देवरिया जेल के अंदर लाया गया। जेल के स्टाफ और गार्ड्स की पूरी मिलीभगत से उसे अतीक के सामने हाजिर किया गया। उस बिजनेसमैन की जेल के अंदर बुरी तरह पिटाई की गई। उसे जानलेवा धमकियां देकर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज के कागजात पर जबरदस्ती साइन करवा लिए गए। ये आम पब्लिक के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ये बता रहा था कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है। और सिस्टम की इसी कमजोरी को निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए हमें एक और मिलते जुलते मामले पर गौर करना चाहिए, बिहार के आनंद मोहन का केस। 1994 में एक युवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की एक भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसमें मुख्य आरोपी आनंद मोहन थे, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन 15 साल जेल में बिताने के बाद सरकार ने जेल की नियमावली से उस कानूनी क्लॉज को ही हटा दिया जो किसी सरकारी अफसर की हत्या करने वाले को रिहाई लेने से रोकता था। नतीजा, आनंद मोहन आसानी से बाहर आ गए। ये उदाहरण बिल्कुल साफ कर देता है कि कानून और राजनीति जब आपस में हाथ मिला लेते हैं तो कानूनी ढांचे को कैसे अपने हिसाब से मोड़ लिया जाता है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 2023 आते आते पासा पूरी तरह पलट गया। जेल की चारदीवारी से चल रहा वो खौफनाक साम्राज्य एक झटके में हिल गया। कारण था 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल का दिन दहाड़े मर्डर। उमेश पाल उसी राजू पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह था। इस एक मर्डर ने सिस्टम और पुलिस पर ऐसा दबाव बनाया कि प्रशासन ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस गैंग को जड़ से उखाड़ने में। आप कह सकते हैं कि उन 45 सालों के आतंक का आखिरी और सबसे खूंखार अध्याय यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद जो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला, उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। 13 अप्रैल को अतीक का बेटा असद और उसका एक साथी झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ठीक उसी दिन अतीक और अशरफ को गुजरात की साबरमती और यूपी की बरेली जेल से लाया गया और उमेश पाल मर्डर केस की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जरा सोचिए, जो परिवार दशकों तक आतंक का दूसरा नाम था, वो महज चंद हफ्तों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगा। 15 अप्रैल को बेटे असद को दफनाया गया और ठीक उसी रात अतीक और अशरफ के साथ वो हादसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए अब उन तीनों हमलावरों के प्रोफाइल को जरा ध्यान से देखते हैं। पहला, लवलेश तिवारी, जो बांदा से था और जिस पर पहले से 15 केस दर्ज थे। दूसरा था सनी सिंह उर्फ मोहित, जो हमीरपुर का एक घटावा हिस्ट्री शीटर था। और तीसरा, अरुर मौर्य, जो कसगंज का रहने वाला था और जिस पर एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा खटकती है वो ये कि इन तीनों की उम्र सिर्फ 18 से 20 साल के बीच थी। इनका आपस में कोई पुराना कनेक्शन नहीं था, ना ही प्रयागराज शहर से इनका कोई लेना देना था। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों आर्थिक रूप से बेहद गरीब परिवारों से आते थे। यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक विरोधाभास है जो सीधे सीधे हजम नहीं होता। एक तरफ तो आर्थिक रूप से गरीब और अलग अलग जिलों के ये अनजान लड़के, और दूसरी तरफ उनके हाथों में 6 से 7 लाख रुपए की कीमत वाली अत्याधुनिक और देश में बनी टर्किश जिगाना पिस्टल्स। और सिर्फ हथियार ही नहीं, इनकी फायरिंग की टैक्टिकल ट्रेनिंग देखिए। उन्होंने ऐसी कड़ी भीड़, पुलिस फोर्स और मीडिया की चकाचौंध के बावजूद बिना भटके अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक गोलियां दागी। ये आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? इतने महंगे हथियार और ऐसी कमाल की ट्रेनिंग इनके पास आई कहां से? ये सवाल इस पूरी घटना के पीछे किसी बहुत बड़ी साजिश का इशारा देता है। इन्हीं उलझे हुए सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस और एक्सपर्ट 5 मुख्य थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। पहली थ्योरी ये है कि इन लड़कों ने सिर्फ सस्ती शोहरत और अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने के लिए ये सब किया। दूसरी थ्योरी कहती है कि किसी दुश्मन गैंग जैसे सुंदर भाटी वगैरह ने इन्हें मोहरा बनाया।
तीसरी थ्योरी का इशारा है कि प्रयागराज का ही कोई सफेदपोश नेता अति को रास्ते से हटाकर खुद बाहुबली बनना चाहता था। चौथी थ्योरी मानती है कि यह पूरी तरह से सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। और पांचवी थ्योरी कि यह पूरा मामला सिस्टम की किसी इंटरनल सांठगांठ का नतीजा हो सकता है। ये पांचों थ्योरीज इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर देती हैं। लेकिन अगर हम तमाम एक्सपर्ट्स की सुने तो उनका झुकाव सबसे ज्यादा सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाली थियरी पर होता है, और उसके पीछे ठोस लॉजिक है। शोहरत वाली बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी घटनाओं में हमलावर अपना नाम और जिला जोर जोर से पुकारते हैं, जो इन्होंने नहीं किया। किसी लोकल नेता या सिस्टम की साजिश में इन 3 अनजान और गैर भरोसेमंद लड़कों पर दाव लगाना एक पागलपंती जैसा बड़ा रिस्क होता। लेकिन सुपारी किलिंग वाली थियरी बिल्कुल फिट बैठती है। ये थियरी समझाती है कि कैसे उन्हें इतनी महंगी पिस्टल्स मिली, कैसे प्री प्लान्ड होटल स्टेज मैनेज हुए और कैसे उन्हें एडवांस ट्रेनिंग मिली। इसका साफ मतलब है कि पर्दे के पीछे एक शातिर मास्टरमाइंड जरूर था, जिसने इस पूरे ऑपरेशन की छोटी छोटी डिटेल्स को फाइनेंस और प्लान किया। 45 सालों तक जिस खौफ ने कानून, व्यवस्था और जेल की मोटी सलाखों को थरंगे पर रखा, उस आतंक का चैप्टर एक अस्पताल के बाहर महज 10 सेकंड में हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन असली सवाल आज भी वहीं खड़ा है। वो डोर आखिर किसके हाथों में थी? पर्दे के पीछे बैठा वो आखिरी मास्टरमाइंड कौन था जिसने इन 3 लड़कों को वो हथियार और वो खूनी इरादे सौंपे? ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो आज भी हमारे सिस्टम की ताकत और अपराध जगत के अंधेरे गठजोड़ पर गहरे सवाल खड़ी करती है। हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको इस पूरे मामले की परतें समझने में मदद मिली होगी। इस पर सोचिए जरूर, और ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।